हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। वो है आपका स्यूडो फोर्स। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि कुछ बच्चे मेरी गोल्ड राउंड माने एक सर्कुलर एक डिस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, सीट्स बने हुए हैं और एक पर्सन आप देख रहे हैं जो कि बाहर खड़ा है। तो आप ये भी देख पा रहे हो कि एक जो बच्चा है झूल रहा है, यानी कि गिरने के कगार पे है इस ये डिस्क से। अब देखिए गिरने के कगार में कैसे दिखता है। तो आप देखिए इस डायग्राम को देखिए कैसे ये बच्चा लग रहा है कि अब गिर जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन इसमें एक बात जो समझने की है वो हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए कि ये बच्चा लग रहा है कि आपको अपन जो भीतर बैठे हुए हैं उनके लिए लग रहा है कि वो स्ट्रेट वो बाहर की तरफ निकलेगा, और ये बाहर का पर्सन जो है उसके लिए अब कैसा दिखेगा मैं नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाता हूँ या नेक्स्ट पिक्चर में आपको समझाता हूँ। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी देखिए डिस्क नुमा एक आपका मेरी गो राउंड है और यहाँ पे दो आदमी बैठे हुए हैं जिसमें से कि दोनों एक ऑपोजिट लग रहे हैं, एक के दूसरे ऑपोजिट बैठे हुए हैं। और बाहर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहर में लोग हैं। अब इनका क्या होता है देखिए, अब देखिए डिस्क चलना शुरू किया है तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं स्ट्रेट 180 पर। लेकिन हुआ क्या, अभी फिर से देखिए कि ये जब गिरता है तो एकदम स्ट्रेट नहीं गिरता है। वो कैसे गिरता है? वो गिरता है आपका 90 डिग्रीज टू द रेडियस ऑफ द डिस्क कह सकते हैं। जिस पॉइंट से छोड़ता है निकलता है डिस्क से वो 90 डिग्रीज बनाता है विद द रेडियस, यानी टेंजेंशियली वो बाहर निकलता है। यानी कि जो दिख रहा था वो है नहीं एक्चुअली। यहाँ पे यही मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये एक स्यूडो फोर्स महसूस हो रहा था फर्स्ट फिगर में कि कोई बाहर के एकदम ऑपोजिट टान रहा है 180 डिग्रीज पर, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्रीज पर वो आदमी गिरा नहीं। कहाँ गिरा? ये 90 डिग्रीज विद द रेडियस निकला। तो सेंटर के 180 नहीं हो गया, इस सेंटर के 90 डिग्रीज पर निकला। तो ये जो फोर्स था जो दिख रहा था वो था नहीं एक्चुअली, ये स्यूडो फोर्स था। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये क्लास 10 में आपने पढ़ लिया है। मैं इसी के बेस पर अब आपको स्यूडो फोर्स जो कि हमारे सिलेबस में है ऑफ क्लास 11 उसको मैं समझाऊंगा। अब देखिए स्यूडो फोर्स को समझने के पहले कुछ बातें आपको जाननी होगी। वो पहले है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन है डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड इन मोशन। तो इसका मतलब हुआ जब तक ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन में है तब तक ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है। ये कहने का मतलब ही है वह ये केवल इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? यानी कि आप लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते ही हो क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? कहता है कि इफ़ अ बॉडी स्टेज इन पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इट विल टेंड टू स्टे इन दैट फॉर्म until and unless any external force is applied to it। तो ये वाला यहाँ पे उसी से इनर्शियल फ्रेम जब तक रहेगा, यानी कि ऑब्जर्वर का इनर्शियल फ्रेम रहेगा तब तक एप्लीकेबल है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाए तो इसको हम कहेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, और तब ये आपका ये जो न्यूटन्स लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें कुछ ऐड करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आपको ऐड करना होगा स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स कब किस कंडीशंस में लगेंगे ये मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 है स्यूडो फोर्स ओनली अपीयर्स टू एन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व। जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका मास लोगे, लेकिन एक्सेलरेशन किसका लोगे? इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर लोगे आप। और थर्ड है कि डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जिस तरफ होगा आपका स्यूडो फोर्स उसका ऑपोजिट लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि स्यूडो फोर्स का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक समझे। तो ये देखिए ये आदमी जो है ग्राउंड पर यानी कि एट रेस्ट। ये कौन से फ्रेम में है? ये इनर्शियल फ्रेम में है। और ये जो आदमी आप देख रहे हो, ये पर्सन जो देख रहे हो, ये मूविंग इस ट्रॉली पर है। ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन इस बॉल का दिखेगा वो इसके लिए नहीं दिखेगा। कैसे? देखिए इसके लिए दिखेगा क्या कि ये जो बॉल एक्सेलरेट कर रहा है किससे, तो अपना तो उसका एक्सेलरेशन a है
प्लस वो ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन है, इतना उसका एक्सेलरेशन है किसका, इस बॉल का। लेकिन इस आदमी के लिए इसका एक्सेलरेशन इतना नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा उसके लिए, तो उसके लिए दिखेगा a + a1 था एक्सेलरेशन इसके हिसाब से। लेकिन इसमें से वो ऑपोजिट, यानी कि दूसरे साइड में वो सोचेगा कि एक्सेलरेशन एक लग रहा है, फोर्स लग रहा है कि ऐसे a1 उसका, तो a1 माइनस हो तो उसको एक्सेलरेशन लगेगा a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा पर्सन ये जो है, इसको बॉल क्या दिख रहा है, विथ एक्सेलरेशन a दिख रहा है। ये बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बस है यहाँ पे, इस बस जो है स्मूथ सरफेस पर चल रहा है, उसको हम नहीं देखते हैं, उसका फ्रिक्शन नहीं देखते हैं। ये देखिए, आप एक आदमी को हम छत पर बैठा दिए हैं और एक बॉक्स समझिए यहाँ पर छत पर ही रख दिया गया है बस के। अब बस जो एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तो ये जो आपको ये मिलता है बॉक्स जो है, बॉक्स उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, उसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, फॉर दिस मैन सिटिंग ऑन द बस, और इस तरफ होगा। और कितना होगा, a होगा, ये बस के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी कि इसके अगर इसको मास हम पकड़ लेते हैं m, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है दिस साइड, तो फोर्स लग रहा है m × a। तो जो एक्सेलरेशन था इस ऑब्जर्वर का कहिए या जो बस का जिस पर वो बैठा था, वही एक्सेलरेशन उसको मिला अपोजिट साइड में, और उसी एक्सेलरेशन के द्वारा मैंने उसका मास निकाला। कैसे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर ये फ्रेम इनर्शियल होता तो क्या होता, तब ये नहीं ऐसे दिखता, तो उसको तो दिखता कि ये जो बॉक्स है ये भी बस के साथ ही जा रहा है राइट हैंड साइड में। लेकिन जो यहाँ पे बैठता है उसके लिए ये बॉक्स पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। ये अंतर है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब हम और दो फिगर देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ये समझ लीजिए बैठा हुआ है आपके ट्रॉली में। तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना है, a0 है, और किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना होगा, a0 होगा, और किस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में ही होगा। अब इस ब्लॉक को देखते हैं, यहाँ पे ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, और इसका मास पकड़ लीजिए स्मॉल m है। अब इसमें Fp यानी कि स्यूडो फोर्स लग रहा है, तो कितना लगेगा मैं पहले बताऊं। तो स्मॉल m × a0 जो कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, और मास किसका लोगे आप, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन लेकिन इसका ऑपोजिट हो जाएगा इस फोर्स का। ये फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये मूव करेगा इस तरफ फॉर द ऑब्जर्वर इनसाइड द ट्रॉली। अब इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें, आपको यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ। अब आप चूहा के रूप में बैठे, क्योंकि इतना छोटा तो बन नहीं सकता, अब चूहा बनना पड़ेगा या चींटी बनना पड़ेगा, इसके रूप में आप यहाँ बैठते हो। अब जो है देखिए, फोर्स को इधर से अप्लाई किया जाए तभी तो आपका एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में a हो रहा है। अब चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे इस ब्लॉक b का a है, आप ब्लॉक b पे बैठे हो, तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी a होगा, वो भी कहाँ होगा, राइट हैंड साइड में होगा। और आप देख रहे हो किसको, अब a को देख रहे हो, तो a के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन पड़ेगा और किस तरफ पड़ेगा, तो a पड़ेगा, और इन द लेफ्ट हैंड साइड यानी ऑपोजिट टू योर डायरेक्शन होगा। और उसका अगर फोर्स खोजना है तो इसका फिर आपको m जानना पड़ेगा। जान के उसके बाद सीडो फोर्स आपका निकलेगा किधर, इस तरफ निकलेगा, और वो कितना होगा, स्मॉल a × m या स्मॉल m × a होगा। ओके, अब हम लोग लिफ्ट के सहारे देखेंगे कि सीडो फोर्स का एप्लीकेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट फिगर आप देखिए, लिफ्ट जो है ये या तो रेस्ट पे है, इन्हें ज़ीरो उसका वेलोसिटी है, या फिर उसका वेलोसिटी है भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ऊपर जाए या नीचे जाए। इसका जो एक्चुअल नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा कौन सा, जो वो अर्थ उसको खींच रहा है बाय mg। यही वेइंग यहाँ पे मशीन रख दिया जाए तो वेइंग मशीन पर उसका जो वेट दिखाएगा नॉर्मल फोर्स के हिसाब से दिखाएगा, और वो होगा mg। इन द एग्जैक्ट वेट ऑफ द पर्सन विल बी शोन इन द व्हाट, वेइंग मशीन रीडिंग। अब देखिए, ये सेकेंड एंड थर्ड फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेटेड फॉर्म में जा रहा है, तब क्या होगा, सीडो फोर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप सोचोगे कि आप यहाँ बैठ जाइए,
अब इस आदमी का देखिए क्या ये है, वेट है, कैसे आप बताइए लगाइएगा। तो एक तो आप खुद बैठ गए हो इसमें, तो आपको तो लिफ्ट खींच रहा है, ए से खींच रहा है ना, तो आप ए से जब खिंचा रहे हो तो एक फोर्स और इस आदमी पर पड़ जाएगा, वो है उसका जो मास है और आपका जो एक्सेलरेशन है, वो एक फोर्स ऐड अप हो जाएगा। तो दो फोर्सेस अब उसके नीचे की तरफ लगने लगेंगे और उसका नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं, या जो वेइंग मशीन पर जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा आपका N इज इक्वल टू mg प्लस ma, और अल्टीमेटली वो आ जाएगा m ब्रैकेट g प्लस a। सिमिलरली आप देखिए 3 नंबर डायग्राम में, तो यहाँ पे ये जो लिफ्ट है नीचे की तरफ आ रहा है विथ एक्सेलरेशन a। यहाँ पे आप बैठ जाइए और बैठ के फिर देखिए कि इसका क्या सीडो फोर्स निकलता है। तो आप तो अब चूंकि लिफ्ट नीचे जा रही है तो आप भी नीचे जा रहे हो विथ एक्सेलरेशन a। आपको महसूस होगा कि एक फोर्स जो है इस आदमी के ऊपर और लग रहा है, जिसको हम सीडो फोर्स कहते हैं, और वो कितना होगा, तो मास ऑफ द पर्सन वो तो m है और आपका जो एक्सेलरेशन है वो a है, ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस बार उसका नेट जो रिएक्शन फोर्स जो कहिए, चाहे वेट ऑफ द मैन जो वेइंग मशीन में दिखाएगा, वो कितना दिखाएगा। अब वो दिखाएगा आपका देखिए N इज इक्वल टू mg, तो नीचे की तरफ था, अब m है लेकिन अब ऊपर की तरफ हो गया, तो ये हो जाएगा m ब्रैकेट g माइनस a। तो इस फिगर के सहारे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो क्या हुआ, जो भी चीज़ रहेगा उसका वेट जो है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर दैन द एक्चुअल रीडिंग। समझ लीजिए एक्चुअल रीडिंग उसका 4 था किलोग्राम फोर्स, अब वो जैसे ही ऊपर की तरफ उसमें ऐड हो गया 1 किलोग्राम फोर्स समझ लीजिए, तो ये एक्सेलरेशन के चलते ऐड हो जाता है तो 5 हो गया। लेकिन वो जब नीचे आता है आदमी तो क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है, घट जाता है, तो लेस हो जाता है वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। मान लीजिए किसी चीज़ में हम बैठे हुए हैं और हमारा वेट कुछ है, मान लीजिए हमारा मास जो है m है, तो हम तो mg से खींचे जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि मूविंग लिफ्ट में बैठे हैं तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, प्लस ma, यानी कि mg प्लस a। अब इसको उसी तरह से पकड़ लीजिए, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आता तो क्या होता, तो उल्टा हो जाता, mg माइनस a हो जाता। अब समझ लीजिए कि आप नीचे की तरफ आ रहे हो, इन द लिफ्ट था तो ठीक था। अब ऐसा पकड़ लेते, हम रोप पकड़ के आ रहा था, रोप नीचे की तरफ आ रहा था, हम रोप पर बंधे हुए थे और रोप नीचे की तरफ आ रहा था विथ एक्सेलरेशन a, तो क्या हो जाएगा, तो वही होगा mg माइनस a। अब समझ लीजिए ऐसा हो, g तो आप जानते हो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑलमोस्ट मैंने अप्रॉक्सीमेशन करके करते हैं, वैसे तो 9.81 लिख सकते हैं, तो वो नहीं, आप 10 पकड़ के चलिए। तो g के बराबर आपका अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाए तो क्या होगा, तो आपका मतलब वेट कितना दिखेगा, तो आपका वेट हो जाएगा, नॉर्मल वेट जो दिखेगा, नॉर्मल रिएक्शन वेट जो दिखेगा आपका वेइंग मशीन में, वो हो जाएगा g माइनस g, यानी कि 0। आप वेटलेस लगोगे तो फ्री फॉल हो जाएगा आपका। अब समझिए कि आप इससे भी ज़्यादा चलते हो, यानी कि g से भी ज़्यादा आपका अगर एक्सेलरेशन हो जाए डाउनवर्ड्स, तब क्या होगा, तब भी आप फ्री फॉल ही करोगे, क्योंकि तब यह कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, टेंशन लेके काम करते हैं रोप में। अब जब हमारा जो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वेट तो और भी कम होगा, इससे तो ये लूज़ हो जाएगा, लूज़ होने के चलते वो तो वेटलेस ही रखेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक मूवेबल पुल्ली का, यानी कि ये एक्सेलरेट करेगा अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन। पकड़ लीजिए ए कैसे मूव करता है, देखें तो देखें यहाँ पे इफोर्ट अप्लाई होने के चलते ये पुल्ली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसी पुल्ली को हम देखेंगे कि अगर इस पुल्ली पर कोई यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया गया होता और उसका मास m होता, तो अगर वो नहीं चलता होता, यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं होता, तो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होता, तो इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता आपका mg। ठीक है, और टेंशन आप समझ लीजिए ऑपोजिट होता है, T इज इक्वल टू आपका Fe होता, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेटेड हो जाता है, ये अगर एक्सेलरेटेड हो जाता है तो इसका आपका फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो इसका फोर्स जो अप्लाई होगा, अब उसका फोर्स बढ़ जाएगा
कितना हो जाएगा mg प्लस ma, और ये बनेगा आपका mg प्लस a। ये जब एक्सेलरेट करेगा तब ये आपको वैल्यू मिलेगा। स्टेशनरी में आपका वैल्यू ये होगा पुल्ली का। पुल्ली अगर एक्सेलरेट करे, अपवर्ड की बात कर रहा हूँ, अपवर्ड अगर वो एक्सेलरेट करता है विथ एक्सेलरेशन a, तो उसका आपका फोर्स अप्लाइड अब जो उस पर होगा एक्चुअली सीडो फोर्स जो आप यहाँ से बैठ के महसूस कर रहे हो वो ये होगा। अब हम कुछ रियल प्रॉब्लम्स लेते हैं सीडो फोर्स का जो आता है एग्जाम्स में। तो देखें यहाँ पे एक लॉरी है या ट्रॉली है, जो भी कहिए, ये एक्सेलरेट कर रही है यानी कि सामने की तरफ ए से, और इसमें आप दुबक के बैठ जाइए। देखिए कि आप सीडो फोर्स कैसा महसूस करते हो। तो यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली या लॉरी जो भी होगा उससे ही आप देख रहे हो। तो इसमें याद रखिए क्या करना है आपको पहले, तो ये जितने यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं आपको पहले जानना है। तो पहले तो देख लीजिए एक फोर्स इसका लग रहा है mg नीचे की तरफ में, और क्योंकि मास इसका स्मॉल m है, और आप चूंकि यहाँ पे बैठे हो तो एक सीडो फोर्स लगेगा जो अपोजिट साइड में लगेगा, इधर लगेगा। वो कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन तो आपका होगा और मास होगा इस बॉब का इस पर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये एंगल विद द वर्टिकल कितना बना रहा है ये बॉब, समझे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसको खोजने के लिए हम देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ से स्केच करके बनाते थे। बॉब है, इसके ऊपर ये एक रोप लगा हुआ, स्ट्रिंग लगा हुआ है जो जिसका आपका आप पकड़ सकते हो टेंशन T है, और ये आपका एंगल बन रहा है विद द वर्टिकल थीटा। तो अगर हम ऐसे कर दें इसके चारों तरफ तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा जब होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan cos थीटा निकलेगा ऐसा कंपोनेंट, और इधर क्या निकलेगा, tan sin थीटा। इधर क्या आपका लग रहा है, ma लग रहा है इस तरफ, और इस तरफ क्या लग रहा है आपका नीचे mg लग रहा है। तो आपके पूरे इक्विलिब्रियम के पोजीशन के मिल गए सब जितने फोर्सेस हैं। अब उनको इक्वेट किया जाए तो देखिए mg इज इक्वल टू आपका आ रहा है t cos थीटा, और आपका ma क्या आ रहा है, तो इज इक्वल टू t sin थीटा। तो इससे आप क्या कह सकते हो, अगर अपॉन कर देते हो तो टी कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा इधर कर देते हैं एंड कॉस थीटा नीचे चला गया, तो इधर आपका क्या हो जाता है, ये एम भी कट गया, तो ये हो गया a अपॉन जी, यानी कि आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी, जो कि आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन जी। ये हो गया एंगल द बॉब मेक्स विद द वर्टिकल इन केस ऑफ सीडो फोर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितना एंगल बनाता है, तो यही बताना है आपको। अब देखते हैं इस फिगर को, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस पोर्शन का दिया गया है, जिसमें कि आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब ये ब्लॉक को गिरने नहीं देना है, इतना अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए। ये फोर्स जो है अप्लाई करने पर आपका एक्सेलरेशन बनता है इतना, और गिरा कौन रहा है इसे, mg इसको टान रहा है नीचे की तरफ, जो गिराने की कोशिश कर रहा है उसको बैलेंस करना है इधर से। अब आप बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ गए आप, तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, आपका भी एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड पे होगा a। अब इसमें तो एक फोर्स तो ये पता चल गया मुझे, दूसरा फोर्स इधर आप चूँकि इधर कर रहे हो, आपका आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक सीडो फोर्स तैयार होगा जो स्मॉल m स्मॉल a इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इसका एक रिएक्शन फोर्स तैयार होगा r यहाँ पे, इसके चलते यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तैयार होगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू इनटू r, और म्यू तो ठीक है, r कितना होगा, ma हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि कौन सा फोर्स इसको बैलेंस करेगा, यानी कि mg को बैलेंस करने वाला जो फोर्स हो गया वो म्यू ma हो गया। अब हमें तो खोजना है क्या, f कितना होगा, तो अब यहाँ पे f पहले पता लगा ले। f इज इक्वल टू, पहले देखिए यहाँ इन रिलेशन विद, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम का जो मास, अपना मास मत लीजिए, तो एज्यूम करके बैठे हो, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम का मास कैपिटल M स्मॉल m है इनटू a है। तो इससे आपको a क्या निकलता है, तो f अपॉन m प्लस स्मॉल m, ये बनता है आपका एक्सेलरेशन। तो आप उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू म्यू इंटू f अपॉन m प्लस
स्मॉल m। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन म्यू। दिस इज द फोर्स अप्लाइड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अब हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे क्या देखते हैं, एक फोर्स लग रहा है F, और समझ लीजिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो a हो गया है। आप ये तो बता सकते हो इसमें फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू a। ये हो गया आपका फोर्स। ये जो फोर्स है ये वैल्यू आएगा, ये पहले आपको दिमाग में रखना। पूरा सिस्टम पर ये कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखिए चूँकि ये एक आप बैठ जाते हो, एक्सीलरेटेड सिस्टम है, तो इसमें आप बैठ जाते हो तो आपका भी एक्सीलरेशन एक हो जाए राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स पर, जो कि बड़े ब्लॉक्स, जो बड़े ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है, आप तो बैठे हुए हो बड़े ब्लॉक पर, तो बड़े ब्लॉक पर बैठकर आपका एक्सीलरेशन राइट हैंड साइड पे ए हो गया। तीन छोटे ब्लॉक्स के ऊपर जो एक्सीलरेशन पड़ेगा वो स्मॉल ए ऑपोजिट डायरेक्शंस में पड़ेंगे, तो स्मॉल ए पड़ा। तो इसका हो गया फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, इतना, और इसके ऊपर कितना हो रहा है, इतना। m1a यहाँ पे m2a। अब देखिए कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक T अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी T अप्लाई, क्योंकि एक ही पुली का स्ट्रिंग है तो दोनों T टेंशन सेम होगा। यहाँ पे एक डाउनवर्ड जो इसका वेट है वो इस तरह से काम कर रहा है, वो रिएक्शन फोर्स बन जाता है, N1 पकड़ लीजिए। और यहाँ पे जो है इसका जो है रिएक्शन फोर्स बन जाता है N2 पकड़ लीजिए। यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो M2G होगा। तो यहाँ पे आपका इक्वेशंस क्या बन रहा है, तो ये दोनों तो बैलेंस, इनको छोड़ दीजिए, इनको यहीं पे काट देते हैं हम। बच्चे हम इन सब का बात करते हैं। तो फर्स्ट इस फिगर का लेते हैं। तो यहाँ पे होगा T इज इक्वल टू M1A, और यहाँ पे T इज इक्वल टू हो जा रहा है M2G। इस तरह से चूँकि T दोनों इक्वल है, हम कह सकते हैं M1A इज इक्वल टू M2G। इससे हमें A निकल जाएगा, और वो क्या निकलेगा, M2 अपॉन M1 इंटू G। इस एक्सेलरेशन से ये बॉडी अगर चलेगा तो ये दोनों ब्लॉक्स स्टेशनरी रहेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फिगर देख रहे हैं जिसमें कि हमने आपको पहले ही बैठा दिया है इस वेज यानी कि एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, और इसके स्लांट सरफेस के ऊपर देखिए मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है स्मॉल m। इस पर पहले से फोर्स लगाई जा रही है F, और मान लीजिए उसके चलते एक्सेलरेशन तैयार हुआ है A। हमें बताना है कि ये जो एंगल है वेज का थीटा, ये कितना होना चाहिए ताकि ये जो मास है और ब्लॉक नीचे ना गिरे। वैसे तो नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में होता तो गिरता, लेकिन चूंकि एक्सेलरेटेड हो रहा है, ये उस एक फोर्स इस पर आएगा जिसको हम सीरो फोर्स कहते हैं। उस सीरो फोर्स के चलते ये रुक जाएगा अपने पोजीशन पे। हमें खोजना है इस थीटा का वैल्यू कितना है। तो आप जब बैठे हुए इस वेज के ऊपर, तो आपका भी तो एक्सेलरेशन ए है, तो आप एक्सेलरेट कर रहे हो ए से, तो आप फील करोगे कि यहाँ पे एक सीडो फोर्स जो कि ऑपोजिट साइड में होगा, स्मॉल m इंटू ए आपका लगेगा, और एक पहले से फोर्स जो है mg लग रहा था वो तो लग ही रहा है। अब देखिए इनका कंपोनेंट्स निकालेंगे, इधर आपका n आता है, तो आप देखिए यहाँ पे थीटा होने के चलते यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा। तो इस तरफ जो फोर्स आएगा और इस तरफ जो फोर्स आएगा अगर बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा ये जो ब्लॉक है मूव नहीं करेगा। तो इस तरफ का हम देखें कितना होता है, तो इधर होगा आपका mg साइन थीटा होगा, इधर क्या होगा, ये होगा ma कॉस थीटा होगा। अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ma कॉस थीटा विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो m काट देते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन जी। इससे हमें क्या निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी। और फाइनली हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन जी। इससे हमें थीटा मिल गया। अब मान लीजिए आपको ये भी जानना आप चाहते हो कि n कितना होगा। अब इसके कंपोनेंट्स इस तरफ भी थे, तो इधर था mg cos थीटा, इधर था ma sin थीटा। ये दोनों के एडिशन जो होंगे n के बराबर होंगे, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। अब इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, ये जो फोर्स लग रहा है
उसका वैल्यू कितना होगा, जो फोर्स लग रहा है इसका वैल्यू कितना होगा इस वेज के ऊपर जो लग रहा है। सोचिए, मैं 1 सेकंड देता हूँ आपको, सोचा आपने? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए एक्चुअली आपको लगना चाहिए कि ये इतना ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पर तो ये ब्लॉक भी है, उसको भी पुश कर रहा है। अब आप तो ये इमेजिन आप किए हो, अपना मास मत लीजिए, इस ब्लॉक का मास लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ऑन दिस वेज वो है m प्लस स्मॉल m इंटू ए, ये हो गया फोर्स। तो ये दिमाग में रखिएगा कि पूरे सिस्टम का हम मास लेंगे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब पिछले वाले जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आपको फिर मैंने वेज के ऊपर बैठा दिया है और आप अभी भी इसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आपका जो सीडो फोर्स लग रहा है फिर बैक की तरफ लगेगा MA। यहाँ पे M जो है M1 कर देते हैं इसको और इसको M2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सीडो फोर्स अभी भी लग रहा है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे तो देखिए ये फोर्स जो लग रहा है एक्चुअली M2 के द्वारा लगेगा, ठीक है। ये फोर्स अब जो लग रहा है स्पेशल केस कर दिए हैं कि M2 द्वारा लगेगा। अब हमें पता लगाना है कि M2 का मास कितना होगा ताकि वो इतना फोर्स एक्सर्ट करे ताकि इसको स्टेशनरी रखें। उसके लिए अब देखिए, अब डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए पुली वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो देखिए उसमें मैंने बताया था कि एक्सलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड्स लग रहा है M2G, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये इसका फोर्स है। तो M2G नीचे और टोटल मास आपका क्या होता है, तो M1 प्लस M2 प्लस M। ये सारे के सारे आप जानेगा तो A पता चल गया, लेकिन A तो हमने पहले निकाला है। क्या निकाला है, G tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि G tan थीटा इज इक्वल टू M2G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले G की तो कैंसिल कर दें, तो क्या आता है, तो tan थीटा M1 कर सकते हैं यहाँ पे प्लस M2 tan थीटा प्लस कैपिटल M tan थीटा इज इक्वल टू M2 को एक तरफ ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, M1 tan थीटा प्लस कैपिटल M tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M2 tan थीटा। यहाँ पे आपका M2 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस tan थीटा होगा, और इधर आपका M1 प्लस M हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे tan थीटा आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M2 जो है, हम लिख सकते हैं कि M2 जो है इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका M1 प्लस कैपिटल M इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये वैल्यू निकलेगा आपका M2 का, जो आपको इस ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा। इस तरह से आज हम सीडो फोर्स के बारे में पढ़े। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, इससे प्रोत्साहन मिलती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।